तो आज फिर से बच्चों की रिक्वायर पे एक स्पेशल वीडियो है। बोले कि बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी की व्याकरण से संबंधित वीडियो बनाया करें। तो हिंदी की व्याकरण का आज स्टार्टिंग है, जिसमें हमने पहला टॉपिक संज्ञा लिया है, जो कि बहुत ही सरल भाषा के अंदर तुम्हारे को बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। तो देखो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या कहती है, देखो आओ दोस्तों। देखो दोस्तों, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण आदि के नामों का ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई सा भी नाम मान लो, राम, मोहन, या किसी नगर का नाम मान लो, या किसी स्थान का नाम मान लो, कोई भी पुस्तक, कुछ भी हो, वो सब संज्ञा होती है। जैसे कि ये चौक है, तो ये चौक भी क्या है, संज्ञा है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मैंने तुम्हारे को बताए हैं कि संज्ञा मुख्यतः सामान्यतः तीन ही प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हीं के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और हर एग्जाम में, चाहे से कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे से स्कूली एग्जाम हो, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो मैं कहता हूं ना, एक बार बताने से आप इस चीज को आसानी से समझ जाओगे। तो देखो दोस्तों, संज्ञा के तीन भेद हो गए। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर परिभाषा लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण आदि के नाम जिससे मालूम हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हो गए: व्यक्ति, जाति और भाव। उसके बाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है कि जिस संज्ञा शब्द से हमारे को केवल मात्र एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से समझो, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो जातिवाचक संज्ञा है ना, उसमें अंतर क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो केवल मात्र एक ही वस्तु का बोध होगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, राम, जग्गू या कमल। मैंने बोला राम, अब मैंने राम लिखा है, तो राम कहने से हमारे को केवल मात्र एक ही व्यक्ति का पता चल रहा है कि भाई राम एक ही व्यक्ति है। मैंने दूसरा उदाहरण लिया है जयपुर। तो देखो दोस्तों, अब जयपुर लिखा तो जयपुर का नाम लेते ही हमारे को केवल मात्र जयपुर के बारे में पता चला है। ऐसा थोड़ी पता चल गया कि राजस्थान में तो बाकी 33 जिले भी है, उनके बारे में पता चल गया, और नहीं पता चला ना। केवल मात्र एक ही चीज का, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति और एक ही स्थान का बोध होएगा, तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा क्या कह रही है कि जिस संज्ञा शब्द से एक पूरी जाति का या पूरे एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो जाए, उसको कहेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। वो कैसे? जैसा कि मानो दोस्तों, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि नदी, अब दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया है नदी, तो नदी कहते ही तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पर पता चल गया भाई ये दुनिया की सारी नदियां हैं, उनको पर नदियां ही कहते हैं। तो नदी की एक पूरी समुदाय का बोध हो गया, पूरी नदियों का बोध हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर स्पेशल ऐसे लिख देता कि गंगा नदी, अगर स्पेशल मैंने नदी तो लिख दी, लेकिन नदी से पहले क्या लगा देता, गंगा नदी लगा देता, तो वो जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। क्यों? क्योंकि गंगा नदी कहते ही केवल मात्र एक ही नदी का बोध हो रहा है, और जबकि नदी, अगर अकेली नदी आती है तो उस अकेली नदी से पूरी नदियों का बोध हो जाता है। तो इसलिए जाति में क्या होता है कि पूरे समूह का बोध होता है एक साथ। मैंने उदाहरण दिया है नगर। अब नगर तो मैंने दे दिया, नगर में दुनिया के सभी नगर आ गए हैं, किसी एक विशेष नगर का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर सभी नगर। यहाँ पर दूसरा दिया है बालक, अब बालक सभी बालक है। आगे दे रखा है गाय, अब गाय भी एक पूरी जाति है गाय। मैंने कोई ऐसा तो नहीं कहा ना स्पेशल कि भाई राठी गाय, अगर मैं ऐसा लिख देता कि भाई राठी गाय,
तो राठी गाय अगर नाम दे देता तो वो भले ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन यहाँ पर गाय एक पूरे समूह का बोध हो रहा है, गाय कहने से पूरे समूह का बोध हो रहा है, जिससे कि पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा है ये। देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो कि जाति में पूरे समूह का बोध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल मात्र एक ही व्यक्ति का बोध होएगा, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होएगा, और जाति में पूरे समूह आ जाएगा एक साथ। तो जो मैं समझा रहा हूं, मेरे को उम्मीद है कि आप समझ रहे हो ये चीज। आगे देखो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी संज्ञा, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहती है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष व्यक्ति का बोध होएगा, जाति में पूरे समूह का बोध होएगा। और भाववाचक संज्ञा में क्या होएगा कि केवल मात्र अपने को भाव पता चलेगा, केवल मात्र। जैसे कि अपने बोले कि बचपन, लंबाई या मिठास या बुढ़ापा, ये केवल मात्र एक भाव है, ये वस्तु के क्या है, भाव है केवल मात्र। ये कोई विशेष चीज नहीं है, केवल मात्र अपने मन के भाव होते हैं। बुढ़ापा भाव आ गया, तो इस चीज से ये समझना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो जातिवाचक है, जैसे कि एक विशेष जाति रहेगी, जैसे कि पशु, मैंने यहां पर लिख रखा है पशु। अब पशु एक पूरी जाति है, उस जाति में अगर अपन पीछे प्रत्यय जोड़ देते था तो पशुता बन जाता है। पशुता एक क्या बन गया है, भाव बन गया है। पशुता एक भाव बन गया। तो परीक्षा में यही पूछे जाते हैं कि पशुता, ये जो शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो वहां बताना पड़ेगा पशुता। अगर बच्चे क्या करते हैं कि पशु को देख कर जातिवाचक संज्ञा कर देते हैं, लेकिन पशुता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार आगे देखो, बूढ़ा दे रखा है। बूढ़ा एक वो उम्र का वो होता है जिसमें लगभग 60 साल से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं वो सभी बूढ़े होते हैं। तो पूरी जाति होती है एक प्रकार से बूढ़े की। तो उसमें अपन ने ये प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, बुढ़ापा बन गया। इसी प्रकार नेता था, नेता में अपन ने ये प्रत्यय जोड़ने से नेतृत्व बन जाता है। मनुष्य शब्द है, इस मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ दिया तो मनुष्यता बन गया, ये भी एक भाव हो गया। भ्राता में भ्रातृत्व बना दिया, ये भी एक भाव हो गया। आगे देखो दोस्तों, अब जो मेन जो टॉपिक है ना संज्ञा पढ़ाने का, कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास में आएंगे। चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने घोषणा भी कर दी है कि 2022 के अंदर नीट का एग्जाम लगेगा, तो उसमें भी संज्ञा आती है। तो वो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जैसे कि मैंने यहाँ लिखवाया है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब वहां सीधा लिखा रहेगा कि सर्वनाम से, जैसे निम्न शब्दों में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब वहां पर चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जैसे मान लो कि एक ये दे देगा अहम, अपना, निज, और एक दे देगा ममत्व। तो अब वहां पर ध्यान रखना है कि भाई सर्वनाम शब्द से, देखो वहां तुम्हारे को गुमराह करने के लिए वो विशेषण से जुड़ी हुई भी दे देगा, सर्वनाम से जुड़ा हुआ भी दे देगा, क्रिया से जुड़ा हुआ भी दे देगा। तो वहां यही ध्यान रखना है कि ये जो संज्ञा आ रही है, ये संज्ञा भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सी सर्वनाम से बनी हुई है और कौन से विशेषण से बनी हुई है। तो प्रश्न पूछा जाएगा इसी प्रकार से। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अपनापन, तो अपनापन जो भी वहां पूछा जाए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि निम्न शब्दों में सर्वनाम से बड़ी भाववाचक संज्ञा बतानी। अब मैंने जैसे मान लो यहाँ पर मैंने तुम्हारे को चार ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है मैंने सर्वस्व, एक दिया है मैंने तुम्हारे को मूर्खता, एक दिया है तुम्हारे को मैंने अच्छाई, एक दिया है मैंने तुम्हारे को
सुंदरता। अब जैसे कि ये मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इन 4 ऑप्शनों में से मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ निम्न शब्दों में से सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब देखो दोस्तों, अगर ये है तो वैसे चारों भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इनमें से सर्वनाम से बनी हुई कौन सी है। अब देखो दोस्तों, इसमें मूल शब्द है सुंदर, सुंदर शब्द ले लिया तो सुंदर शब्द सर्वनाम नहीं है। इसमें मूल शब्द है अच्छाई या अच्छा, अच्छा इसमें मूल शब्द है तो ये भी सर्वनाम नहीं है। इसमें मूल शब्द है मूर्ख, ये भी सर्वनाम नहीं है। इसमें मूल शब्द सर्व है तो ये सर्व क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्व क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ये सर्व सर्वनाम शब्द, तो वहां पर ऐसा ही देखना है कि जो भाववाचक संज्ञा अपन को दी हुई रहेगी वो चारों भाववाचक रहेगी, लेकिन सर्वनाम से बनी हुई कौन सी रहेगी, तो वहां पर वो मेन जो सर्वनाम शब्द है उस सर्वनाम शब्द का पता लगाना है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना तुम्हारे को बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा देखो, विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब इसमें भी ऐसा ही होएगा कि विशेषण से बनी हुई संज्ञा तुम्हारे को वहां, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा तुम्हारे को वहां पर दे देगा, लेकिन उसमें तुम्हारे को सर्वनाम से जुड़ी हुई भी भाववाचक संज्ञा दे देगा, क्रिया से जुड़ी हुई भाववाचक संज्ञा दे देगा। लेकिन बात यह है कि भाई उन चारों जो ऑप्शन है उन चारों ऑप्शनों में से विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा तुम्हारे को छांटनी है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अब इसी प्रकार मैंने कुछ और भाववाचक संज्ञा यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी आप देखना। अब कुछ मैंने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन भी दिए हैं, इनको भी हम हल करके देखते हैं कि एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे। जैसे कि एक प्रकार तो मैंने तुम्हारे को यहाँ पे बता दिया है कि इस प्रकार से पूछ सकता है। दूसरा देखो, ऐसा शब्द दे देगा सुंदरता से, सुंदरता के अंदर बताओ कौन सी संज्ञा है। अब सीधा सीधा लिखा हुआ सुंदरता, बताओ कौन सी संज्ञा है। तुम्हारे को पता है संज्ञा 3 होती है, व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का बोध होता है, जातिवाचक पूरे जाति समूह का बोध होएगा, और तीसरी कौन सी है, भाववाचक। इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ये लो, ये पहला क्वेश्चन अपने आप सीधा सोल्व हो गया। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, किस्मत हुई तो पता नहीं ऐसा भी आ जाए, और किस्मत खराब हो तो बहुत ज्यादा गहराई के अंदर से भी पूछ ले। दूसरा है इनमें से कौन से शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा है, जैसे लिखा हुआ है रमेश, सोना, मित्रता या फूल। तो अगर ऐसा प्रश्न भी आएगा तो तुम आसानी से पता लगा लोगे कि भाई इसके अंदर जो मित्रता शब्द है इसके अंदर कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे चलो, आगे दे रखा है रमेश ने, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, लाइक है। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इतना बड़ा वाक्य है, और इस वाक्य में कह रहा है कि इसमें बताओ कि भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द के अंदर है, भाववाचक संज्ञा बताओ। अब यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य दिया है, हो सकता है वहां पर और भी बड़े बड़े वाक्य दे दे। इस वाक्य में से अपन को यह पता लगाना है कि भाई इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। उसने ऑप्शन भी दिए हैं, पहला दिया है रमेश, दूसरा दिया है सुरेश, तीसरा दिया है मित्रता, चौथा दिया है निर्वाह। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा है। तो भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, निर्वाह तो कुछ है नहीं, और मित्रता क्या है, एक भाव है। तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन भी अगर देता है तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के अंदर बताओ कौन सी संज्ञा है। अभी अपन ने इतना पढ़ा है, अब तुम बताओ कि राष्ट्रपति जो भवन है उस राष्ट्रपति भवन के अंदर कौन सी संज्ञा है। तो पता चल रहा होगा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन एक व्यक्ति विशेष है, ये पूरे समूह का बोध नहीं करवा रहा है, ना ही इसमें कोई भाव है, केवल मात्र एक व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति का जो भवन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति वाचक संज्ञा, क्योंकि केवल मात्र एक ही व्यक्ति के लिए काम में आ रहा है, इसलिए इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखो दोस्तों, आगे आपको परीक्षा के लिए कुछ इसी तरह से तैयारी करनी है कि जो भाववाचक संज्ञा बनी हुई है वो सर्वनाम से कौन सी बनी हुई है, और सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा के एग्जाम्पल कैसे पूछे जाएंगे, क्रिया विशेषण से संबंधित है या विशेषण से संबंधित है या क्रिया से संबंधित है। तो इसी प्रकार की आपकी तैयारी करनी है।
गाइडों के अंदर बहुत लंबे लंबे इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उन सभी को आप ध्यान से देखना समझना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो आपके तैयारी के अंदर थोड़ा सा तो सहायता जरूर करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।